हेलो बच्चों, जय हिंद। आज फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, समझेंगे स्टेप बाय स्टेप थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या है। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और एक इंट्रोपी पर रिलेटेड है जो कि फिलहाल डिस्कशन करेंगे आगे। अब यहाँ पर जैसे न्यूटन्स लॉ में हम लोग फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऐसे पढ़े हैं, तो यहाँ थर्मो का भी जब लॉ डाले तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ डालते हैं। ये जीरोथ लॉ का क्या मतलब है? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऐसे क्यों? क्या कारण है कि हम इसको पहले जीरोथ लॉ बोले? एक्चुअली इसके पीछे रीजन है कि जीरोथ लॉ जो दिया गया ये फर्स्ट लॉ के बाद डिस्कवर किया गया। फर्स्ट लॉ उसके पहले डिस्कवर हो चुका था, देन डिस्कवर किया गया जीरोथ लॉ। और चूंकि इसका नीड फर्स्ट लॉ से पहले पड़ा कि फर्स्ट लॉ जानने से पहले इसको जानना जरूरत पड़ गया, इसलिए इसका नाम डाल दिया गया जीरोथ लॉ। तो पहला हम डालेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का क्या है जीरोथ लॉ? बहुत सिंपल, ये कंजर्वेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम पे काम करता है। जैसे मान लीजिए सिंपली कह रहा है कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ये आपस में ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर ये और ये आपस में सेम टेम्परेचर पे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, फिर मेरे पास एक तीसरा ऑब्जेक्ट है ये और ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, तो क्या ये और ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये टोटली काम करता है थर्मल इक्विलिब्रियम पर, सेम टेम्परेचर पर। It works on the principle of thermal equilibrium. That is, if two bodies A and B are in thermal equilibrium या फिर are at same temperature, also B and C are at same temperature, then A and C must be in thermal equilibrium. क्या बोला? अगर कहा कि दो ऑब्जेक्ट ए और बी आपस में सेम टेम्परेचर पे है, मतलब थर्मली इक्विलिब्रियम में है, फिर कोई अगला ऑब्जेक्ट है बी के साथ सी सेम टेम्परेचर पे है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन ए और सी के टेम्परेचर सेम होंगे, ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये कोई ऑब्जेक्ट एक बी है, और ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, मतलब टी ए और टी बी बराबर है, टी ए और टी बी आपस में बराबर है। फिर कह रहा है कि बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब टी बी और टी सी बराबर है, टी बी और टी सी बराबर है। देन डेफिनेटली ए और सी को भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होना पड़ेगा, टी ए और टी सी को बराबर होना पड़ेगा। ए और बी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, देन ए और सी का टेम्परेचर सेम होना पड़ेगा। इसमें कौन बड़ी सी बात है, तो बचपन से जानते आ रहे हैं। इफ टी ए इज इक्वल टू टी बी एंड टी बी इज इक्वल टू टी सी, देन टी ए मस्ट बी इक्वल टू टी सी। यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ नहीं, दो ऑब्जेक्ट ए और बी आपस में सेम टेम्परेचर, फिर बी और सी आपस में सेम टेम्परेचर, देन ए और सी आपस में सेम टेम्परेचर। यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर? नोट करेंगे फटाफट। अब जो मेन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत काम का चीज़ है। टोटली थर्मल का जो हम लोग डिवाइस देखते हैं,
चाहे वो हीट इंजन हो, हीट पंप हो, रेफ्रिजरेटर हो, ये सारे के सारे तो काम करेंगे सेकेंड पर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट उसके पहले समझेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। और डालेंगे दूसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जैसे एनर्जी हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े थे 11th में कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी का कुछ इन्हांस रूप यहाँ दिखाया गया है कि थर्मली अगर किसी चीज़ों को हम एनर्जी देते हैं तो कहाँ कहाँ खर्च होता है। जैसे मान लो कि अगर हम चूल्हा के माध्यम से किसी कुकर में अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, पानी बॉयल करने में खर्च हो रहा है, कुछ बर्तन को गर्म कर रहा है, कुछ वेपर बना करके जा रहा है। तो गिवन हीट जो हम एनर्जी के रूप में दे रहे हैं वो हीट कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो। या किसी इंजन में, मान लो मेरे पास एक पेट्रोल इंजन है, कोई डीजल इंजन है, उसमें हम फ्यूल के रूप में अंदर से कुछ हीट सप्लाई किए, वर्क डन करे, इनपुट दिए कुछ एनर्जी, उसका कुछ पार्ट हमें वर्क डन के रूप में मिल गया, कुछ हीट साइलेंसर से बर्बाद हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है फर्स्ट लॉ। इसके बारे में कुछ पहले जानेंगे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान रखेंगे फर्स्ट लॉ का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। ये कहता क्या, सो लिखेंगे इट स्टेट्स दैट द एनर्जी गिवन टू any system is used in two parts. First part is used in its internal energy, and second part is used in work done by the system. क्या बोले, द एनर्जी गिवन टू एनी सिस्टम इज यूज्ड इन टू पार्ट्स। किसी भी सिस्टम को अगर हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं तो ये एनर्जी दो पार्ट में खर्च करवाएगा। पहला पार्ट उसके इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी क्या होता है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड पार्ट इज यूज्ड इन वर्क डन बाय द सिस्टम। दैट इज जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। ये डेल्टा क्यू क्या है, हीट सप्लाई, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड डब्लू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। एक्चुअली यही है फर्स्ट लॉ का इक्वेशन। जो हीट हमने सप्लाई करा उस हीट का कुछ पार्ट अपने इंटरनल एनर्जी में खर्च कर लिया। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होते हैं आगे समझाते हैं। इंटरनल एनर्जी मतलब किसी भी सिस्टम में जो उसके टोटल एनर्जी है, चाहे वो प्रेशर एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, टेम्परेचर एनर्जी हो, मतलब जितने भी फॉर्मेट के एनर्जी हैं सारे एनर्जी को मिला जुला करके उस सिस्टम का बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और किसी भी सिस्टम का हम इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं, नहीं वो पॉसिबल है, नहीं ज़रूरत पड़ता है। हम चेंज इन एनर्जी निकालते हैं कि पहले कितना था अब कितना हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी नहीं निकालते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। इसी इक्वेशन पे लगभग थर्मो के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बट क्वेश्चन राइज होता है कि हमें क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए। इसके लिए आप कुछ भूमिका बांधना पड़ेगा। कहने के लिए तो फर्स्ट लॉ इतना ही है, बट इसमें है और क्या क्या अंदर करते हैं, अंदर कुछ करके करते हैं डिस्कशन। पहले इतना छापेंगे। पॉज करिए, वीडियो लिखिए।
अब यहाँ पूरे थर्मोडायनेमिक्स को डील करने के लिए कुछ टर्म्स डिफाइंड होंगे, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। एक छोटा सा टर्म यूज करेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही अभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम क्या है? सिस्टम इन द सेंस एक ऐसा स्पेस जहाँ पे अपना थर्मोडायनेमिक स्टडी फोकस्ड हो, जहाँ पे हम कुछ थर्मोडायनेमिकली हीट को, टेम्परेचर को, प्रेशर को वगैरह वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं, वो स्पेस क्या बन गया? सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ करके दुनिया का पूरा स्पेस क्या बन गया? सराउंडिंग। इस यूनिवर्स का पूरा स्पेस बन गया सराउंडिंग, बस उतना था छोड़ करके। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला लाइन बाउंड्री। सिस्टम, द स्पेस in which thermodynamics study focused, या thermodynamics study focused is called system. The rest space of the universe except system is called surrounding. Is called surrounding. And the separating line of system and surrounding is called बाउंड्री। बाउंड्री जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक जिगजैग शेप का कोई सिस्टम है, मतलब इसमें अपना कोई थर्मोडायनेमिक स्टडी हो रहा है। यहाँ पर हम कुछ मान लो कि पानी डाल करके गर्म कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अगर ये मेरा बन गया सिस्टम, तो सिस्टम छोड़ के जो रेस्ट पूरा स्पेस बन गया, ये क्या हो गया? सराउंडिंग। और ये जो सेपरेटिंग लाइन है सिस्टम और सराउंडिंग को, इसको क्या बोल रहे हैं? बाउंड्री। जैसे मान लीजिए कि हम सिंपली एक एग्जांपल दिखा दें, कोई एक केतली है, इसमें हम कुछ सब्सटेंस डाल करके और इसको हम नीचे से बर्नर के सहायता से गर्म कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। ऊपर से ढक्कन भी लगा दिए, ज़रूरत के हिसाब से ढक्कन ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस केस में मेरा ये बन गया कौन चीज़? सिस्टम, जहाँ पर हम हीट दे के कुछ थर्मोडायनेमिकली वर्क देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया? सिस्टम। ये क्या हो गया? सराउंडिंग। और जो मान लो ये केतली चढ़ाए है, कुकर चढ़ाए हुए, कुछ भी जो चढ़ाए हुए हैं, ये पूरा केतली या कुकर क्या बन गया? इसका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री। ये सिस्टम क्या हो गए? बाउंड्री। ये रहे सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। समझने का चीज़ बस एक ऐसा स्पेस जहाँ पे अपना थर्मोडायनेमिक स्टडी हो रहा है, जहाँ पर भी टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, वो मेरा क्या बना हुआ है? सिस्टम। उसके बाद दुनिया का पूरा स्पेस, सराउंडिंग, और दोनों को सेपरेट करने वाला लाइन क्या बन गया? बाउंड्री। ओके, नोट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट करेंगे, बहुत ही काम का पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। हीट गिवन टू द सिस्टम is taken
पॉजिटिव, heat rejected from the system is called negative। ध्यान रखेंगे ये स्टेटमेंट केमिस्ट्री के स्टेटमेंट से जस्ट उल्टा आ रहा है फिजिक्स में, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं, केमिकली रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें अगर हीट सिस्टम में डाला जा रहा है तो उसको नेगेटिव हीट मानते हैं और सिस्टम से निकलता है तो पॉजिटिव मानते हैं। बट फिजिक्स में अगर किसी सिस्टम में हम हीट बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सिस्टम है, कोई सिस्टम है, इसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट बाहर से दे रहे हैं, तो ये हीट कैसे मानेंगे? पॉजिटिव में। अगर सिस्टम से हीट लीक कर रहा है, सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है, तो ये जो हीट होगा Q, इसको हम लोग लेंगे निगेटिव में। अगर हीट ऐड करेंगे पॉजिटिव में, हीट लीक करेगा निगेटिव में। फिर अगला पॉइंट, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव, मतलब इस केस में दैट इज एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन अकर, सिस्टम अगर वर्क करेगा मतलब सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो समय के साथ बढ़ेंगे, सिस्टम एक्सपेंड करेगा, तो वो क्या कहा जा रहा है कि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। और दूसरा, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन निगेटिव, मतलब इसमें सिस्टम कंप्रेस होगा, दैट इज सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम कंप्रेस्ड होंगे। और ये फिजिक्स का स्टेटमेंट केमिस्ट्री के बनिस्बत, चूँकि केमिस्ट्री भी अपनी जगह पे सही है लेकिन फिजिक्स ज़्यादा सही इसलिए है, जैसे यहाँ कह रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तब माना जा रहा है कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है। कोई सिस्टम पर वर्क कर रहा है तो उस वर्क को बताया जा रहा है कि ये निगेटिव वर्क हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सिस्टम है, सिस्टम, और ये सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम से वर्क हो रहा है, तो ये वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। और किसी सिस्टम पर वर्क हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, तो ये वर्क कैसा होगा? निगेटिव। सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे सिस्टम वर्क कर रहा है, जैसे हम किसी को 4 थोपी मार रहे हैं तब मेरा वाहवाही, कि हमको कोई 4 थोपी मार रहा है तब मेरा वाहवाही नहीं, जब हम किसी को 4 थोपी लगाएंगे तब। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, उस केस में सिस्टम कैसा वर्क किया? पॉजिटिव वर्क। अगर सिस्टम पर कोई वर्क कर रहा है तब उसको हम बोलते हैं निगेटिव वर्क। ध्यान रहेंगे, जैसे हम लोग लाइट में पढ़ते हैं मिरर फार्मूला के लिए साइन कन्वेंशन, वैसे ही ये साइन कन्वेंशन बहुत काम का है। अदरवाइज कब वैल्यू निगेटिव में लेने हैं, कब वैल्यू पॉजिटिव में लेने हैं, हो जाता है लोचा। ओके, वही अगर एनर्जी, अब वर्क डन और एनर्जी में फ़र्क है। वर्क डन किसी भी सिस्टम पे तभी माना जाएगा जब उसके वॉल्यूम चेंज करेंगे, या तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेंगे नहीं तो वॉल्यूम कंप्रेस करेंगे। वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा तभी उसका सिस्टम होगा, मतलब सिस्टम से वर्क डन एक वॉल्यूमेट्रिक फेनोमेना है। जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन ये एनर्जी क्या है? एनर्जी मतलब पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, नीचे से बर्नर से हीट के रूप में जो हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो पीछे से हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो हीट कैसा होगा? पॉजिटिव। और जो हीट निकल करके भाग गया, लीक कर गया सिस्टम से, वो हो गया निगेटिव। लेकिन वर्क डन में जो वर्क डन सिस्टम करा पॉजिटिव, और सिस्टम पर जो वर्क डन हुआ निगेटिव। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस और कुछ छोटे छोटे इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, बाय।